नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के बयान की, जिसमें वह कह रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव के नामांकन में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर बहराइच में हिंसा का आरोप लगाया। साथ ही सपा सुप्रीमो ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी पीडीए का मुद्दा सुर्खियों में आएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। नामांकन में आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई जीतने के बाद भाजपा थोड़ी बहुत रुकी है। भाजपा सारी संस्थाओं से खुद को ऊपर समझती है, अब जमीनों पर कब्जा करने का काम भी कर रही है। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बहराइच में जानबूझकर दंगा कराया। वजह भी साफ है कि चुनाव आ गया है। सवालों के जवाब न देने और राजनीतिक लाभ लेने के भारतीय जनता पार्टी ने यह साजिश रची है। आइए सुनते हैं सपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हुए। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बीजेपी पीडीए का नाम सुनकर घबरा गई है, क्या डर गई है, क्या उपचुनाव में वो पीडीए का नाम नहीं लेना चाहती? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी। सपा का आरोप है कि पीडीए से बीजेपी घबरा गई है, नाम लेना तक बंद कर दिया जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग राजनीति भरते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, और जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि अभी कुछ देर पहले आपने ही बताया कि वो बहराइच को लेकर बयान दे रहे थे और पीडीए को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको बता दूं कि केंद्र के अंदर जो सरकार बनी है वो तीसरे कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है, आगे देश के हित में और राज्य के हित में काम करने के लिए।
दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो लोग दंगा के पुजारी हैं, जो गुंडे का प्रदेश का एक उपाधि, एक सरनेम दे रखा था उत्तर प्रदेश को, वो आज उन्नत प्रदेश के लिए अग्रणीय हो चुका है। ये एक सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात अगर बात करें कि जो लाल टोपी वाले जो गुंडा को पाला करते थे, वो गुंडे आज नतमस्तक हो चुके हैं और मिट्टी में मिल गए हैं। इसी का जीवन उदाहरण है कि कहीं ना कहीं जो ये अपने आप को जो दंगा कराकर चुनाव में नहीं आ पाते हैं, इसी की वजह से जो इस तरह का बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को लड़ने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, वो लड़ सकती है। लेकिन आप दंगे के पुजारियों को अगर बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं आप महिषासुर को जन्म दे रहे हैं। वो आज नहीं तो कल आपको ही जलाएंगे और ये तय है। ये सुनने को लोग तैयार नहीं है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब हमें इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम हिंदू शासक थे, लेकिन 500 वर्ष लगे दिल्ली पे मोहम्मद गौरी को कब्जा करने में, लेकिन उसके लिए किसी के अंदर सद्भावना नहीं जागी और ऐसे ही लोग बैठे थे उस समय भी जिनको घबराहट नहीं थी और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे अपनी गलतियों को मानने से। सवाल यही उठता है कि वो जो कयास लगा रहे हैं वो लगाएं, उससे माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि हम फिर से जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है कि हित किसके हाथ में है। प्रदेश की जनता जानती है हित किसके हाथ में है और प्रदेश की जनता उसी का साथ देगी। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपने राहुल आनंद जी को सुना होगा जी, तो जवाब भी दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में, मैं समर्थन कर जनता पार्टी के प्रवक्ता का, सब कुछ जानती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के डीएनए तो बहुत अच्छा ज्ञान है। हमारे टाइम में बहुत दंगे हुए, स्वीकार करता हूं। उन दंगों का हुआ क्या? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक न्यायालय द्वारा आरोपित, उसके 2 पदाधिकारी आरोपित। मोहन मुंडेरा में दंगा हुआ जिसमें योगी जी का नाम भी था, लेकिन न्यायालय ने उनको अलग कर दिया, या ऐसा करिए उन्होंने अपना नाम अलग कर लिया, लेकिन उनका एक बहुत नजदीकी पूर्व विधायक अतुल सिंह 5 साल का सजा याफ्ता हो गया। उसको गिफ्ट के रूप में गोरक्षा आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर बखिरा, पचरुखिया, मऊ, गोरखपुर, बिसाड़ा, कासगंज, कानपुर, ये सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोपित हुए, कई जगह पे सजा पा चुके हैं। अब सवाल दंगे की है, तो दंगे का आरोप तो हमारे प्रधानमंत्री जी पे भी लगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से 3 दंगों के मुकदमे वापस ले लिए। फिर इनके 4 लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो सजा याफ्ता हो गए। तो दंगे का जो इनका डीएनए है वो आपसे नहीं है, 1924 से है। 1924 में दंगा कराते हैं मुंबई में, फिर एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है और फिर वो दंगा का छोटा इतिहास नहीं है। आजादी से पूर्व में भी है, आजादी के बाद में हो, चाहे मुंबई की भिवंडी में हो, गुजरात में भी हो, कहीं भी हो, दंगे का इतिहास है। अब आपने जमीन पे कब्जा करने की बात आई, खाली एक न्यायिक समिति द्वारा जो सिटिंग जज हो, अयोध्या जी और काशी जी के जमीनों का बंटवारा अगर देख लिया जाए तो ये पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गों ने लूट लिया जमीनों को। जो सेना की जमीन थी उसको भी लूट के दे दिया गया अडानी को। ये जमीनों का बंटवारा है। रही बात कराल की, तो कराल तो बहुत दूर है इन लोगों से, सामाजिक न्याय की जमीन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ तो कभी उपस्थित भी नहीं दर्ज करा पाई। हम भारी मत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझा है उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्माद के 2 टर्म के बाद में, और उनको वहां पहुंचा दिया है जहां वो भारतीय जनसंघ हुआ करती थी और घुटनों पे रेंग के आके हम समाजवादी पार्टियों से कहती थी कि हम सत्ता में ले लो। तो हम गलती किए थे, 67 में लेके आए, 70 में लेके आए, 70 में लेके आए, 89 में लेके आए इनको सत्ता में। तो इनका चरित्र हम लोगों ने भी समझ लिया है। जल्दी ये उसी स्थान में पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। जी धन्यवाद। जी, मनीष अग्रवाल जी, पीडीए जी, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पीडीए का गणित, जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है
कि पीडीए का बीजेपी नाम नहीं ले रही है, उससे घबरा रही है। तो ये पीडीए का गणित क्या है? देखिए, पीडीए को अगर आप मोटे तौर पे समझने की कोशिश करेंगे तो भाजपा क्या कहती है और समाजवादी पार्टी क्या कहती है, ये दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे। आज अखिलेश यादव जी जिस जगह भाषण दे रहे थे, वहां क्या पीडीए का कैंडिडेट ला रहे थे? अपने घर से एक पूर्व सांसद को विधायक के रूप में ला रहे हैं कि भाई ये हमारी सीट है, हमारे घर से कोई खड़ा होगा वो जीतेगा। बयान पीडीए पे दिया जा रहा है। भाजपा ने अभी सीट का डिक्लेरेशन नहीं करा है, इसलिए उनसे कैसे कहा जा सकता है? जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो कैंडिडेट चूज करे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी पीडीए का ध्यान नहीं देती। इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ पीडीए का मुद्दा होता है। अब देखते हैं जनता ने लोकसभा के बाद पीडीए को कैसे समझती है, क्योंकि टिकट में वो दिखना चाहिए। अगर आप समाजवादी पार्टी टिकट देखिएगा तो मुझे लगता है एक के सारे सीट जो है वो किसी प्रत्याशी की मिसेज के हैं, किसी प्रत्याशी के बच्चे के हैं, मिर्चीपुर की सीट भी वैसी है। तो पार्टियां जो है ना, जब टिकट देने को आती है तो सारे समीकरण भूल जाती है, और जब वोट मांगने आती है तो पीडीए और दलित और गरीब और पिछड़ा सारी बातें करती है। अब जनता इतना समझती है, ये जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके बताएगी। लेकिन आपको यादव कम्युनिटी में भी अपने घर के अलावा कभी कोई कैंडिडेट नहीं दिखता चुनाव लड़ने के लिए। क्या और लोगों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? पता नहीं विचारधारा कैसी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अपनी समझ में दोनों पार्टियों की ये बात आनी चाहिए कि प्रत्याशी कौन है, क्या वो जनता से जुड़ा है, पार्टी से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है। दूसरी चीज जो आज डिस्कशन हुआ था दंगों का, बहराइच में दंगे हुए, बहुत गलत घटना है, नहीं होने चाहिए। चाहे सरकार की गलती है, चाहे पुलिस का फेलियर है। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि बहराइच का दंगा किसी ने कराया है, तो फिर मुजफ्फरनगर का दंगा भी किसी ने कराया होगा उस समय चुनाव जीतने के लिए। दोनों परिभाषा बोलनी चाहिए ना। एक दंगा प्रायोजित है तो दूसरा दंगा प्रायोजित नहीं होगा, ऐसे कैसे मान सकते हैं हम? क्या उसकी और इसमें कोई डिफरेंस है? आप देखिए, जब अयोध्या शेखों पे गोली चलाई गई थी, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी? क्या ऐसा हुए जा रहा था? कौन से हथियार प्रयोग करे जा रहे थे? लेकिन एक पर्सनल वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके बाद उस पर सरकारें भी आई। तो जनता के संग हमेशा ये मुश्किल रहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना उद्देश्य हल करने के लिए जनता को तरह तरह के वादे करती है, लेकिन जब टिकट बांटती है, मंत्रालय बांटती है, तो ये सारे वादे भूल जाती है। जब सत्ता में आ जाती है तो वो ये भूल जाती है कि जनता ने हमें वोट दिए। अभी समय समय पे इलेक्शन में जनता उन्हें बताती है। अगर भाजपा ने कुछ अच्छा करा होगा तभी 5 साल बाद भाजपा को फिर यूपी में मौका मिला, क्योंकि पिछले 35 साल में किसी भी सरकार को रिपीट होने का मौका नहीं मिला था। यूपी में मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था। अगर आप यूपी का इतिहास देखें तो मायावती जी ने 2007 से 12 में पहला टर्म 5 साल के मुख्यमंत्री के रूप में लिया था, वरना कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री बनते थे कोई अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया था उसके पहले। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपना टर्म पूरा करा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी अपने दूसरे टर्म में आगे की ओर अग्रसर है। ये तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि निर्णय कैसे आते। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आज ये बयान देती है कि हम पीडीए कैंडिडेट को वोट देंगे, और फिर ये बताती है कि ये भूतपूर्व सांसद है, ये हमारे घर के हैं, आप इन्हें रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजिए, तो मतों कहती है इनके दंगे पर आयोजित है, हमारे दंगे हुए थे वो भी इन्होंने ही कराए थे। ये कैसे मान लिया जाएगा? जब आप शासन में है तो आपके समय दंगे होते हैं तो विपक्ष करा रहा है, जब आप विपक्ष में है तो सत्ता दंगे करा रही है। कौन नहीं जानता कि मऊ में दंगे हुए थे, उन लोगों के प्रति किसकी सिंपैथी है, कैसे वो कराए गए थे। तो ये सारे विषय चुनाव में जा रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार जनता इसका निर्णय कर देगी, क्योंकि जनता ने जो पीडीए का इम्पैक्ट देखा था, इम्पैक्ट मुझे लगता है लोकसभा चुनावों में संविधान बदल देने का, आरक्षण का था। पीडीए का इतना इम्पैक्ट नहीं था, और अब आरक्षण के मुद्दे जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा हरियाणा में वो मुद्दे आज नहीं चल पाए। तो विपक्ष के मुद्दे जो है इस बार जनता कैसे लेती है, ये हमें तो उपचुनाव में दिख जाएगा। जी बिल्कुल, उपचुनाव में तो जरूर दिखेगा।
आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन रविंद्र जी ने जो आरोप लगाए थे कि ये जो बहराइच का दंगा हुआ है राहुल आनंद जी, ये सत्ता द्वारा कराया गया है, बीजेपी द्वारा कराया गया है चुनाव जीतने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग एक नैरेटिव करने का प्रयास कर रहे थे, जो खुद कंफ्यूज्ड हैं, जो खुद इमरजेंसी का शिकार रहा हो, जिसका परिवार और खुद इनके पिताजी भी इमरजेंसी का शिकार रहे हो, और उसके लिए आपने देखा होगा कि जब सदन के अंदर जब इमरजेंसी को लेकर जब एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, तो उस समय अखिलेश यादव जी कंफ्यूज थे कि उनको करना क्या है, वो साथ देना है या नहीं देना है। तो ये जो अवसर की जो राजनीति करने की जो बात चल रही है ना, उसी का एक हिस्सा ये बहराइच दंगा की बात कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है कि जब से 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से लगातार वो जिनका मनोबल बढ़ा था, जिनका मनोबल हाई था, उनका मनोबल को डाउन किया गया है। फिर भी कानून के शासन को रहते हुए फिर भी अगर इस तरह की घटना घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो राजनीतिक फायदा लेने का जो प्रयास किया जा रहा है और जो कयास लगाया जा रहा है, वो यही कहीं ना कहीं देन है। एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जो गुंडों का पालता हो। वो आज स्पष्ट एक उत्तर प्रदेश का एक बच्चा बता देगा कि वो साइकिल छाप वाली पार्टी होगी, जो गुंडों का संरक्षण देती हो, जो गुंडों से अपने राज्य में शासन चलवाती हो, जिसकी भैंस चोरी हो जाए और पूरी पुलिस प्रशासन उस भैंस को चोर को पकड़ने में लग जाए और कानून व्यवस्था तार हो जाए। तो इस तरह की अगर बातें उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है और झेली है, जिसे ये पता नहीं है कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं और हर वक्त पीढ़ी की बात करे, और यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि आरक्षण के अंदर आरक्षण देकर उन कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूती देकर एक सही स्थान पर बैठाया जाए, तो यही पीडीए वाले लोग हल्ला करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपने घर में सांसद नहीं, तो क्या आप इन्हें पीडीए वाले लोग मानते हैं? पीडीए वाले लोग मानते हैं आप, राहुल आनंद जी? आपने कहा कि पीडीए वाले लोग, तो क्या पीडीए वाले लोग हैं ये, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, आप मानते हैं? देखिए कुशवाहा जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, वो राजनीति किया है सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान के साथ। और जो लोग जाति की राजनीति करते हैं उनके लिए ये पीडीए अक्षर ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर आज जब माननीय प्रधानमंत्री देश को सशक्त और तीसरी व्यवस्था की बात करते हैं, और वही सपा जैसी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है और विपक्ष को समर्थन देती है, वो जातीय जनगणना की बात करता है और पूरे देश की बात करता है, और जिसने खुद 2014 के पहले खुद जातीय जनगणना कराई हो और जिसके रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया हो, और जिसने उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, जिसने कर्नाटका के अंदर चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराई हो, 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हो, और इसलिए उस रिपोर्ट को नहीं जारी किया गया हो कि इससे आपसी मतभेद बढ़ जाएगा, आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके राज्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने देखा ना कि अखिलेश यादव जी का जब भी बयान आता है कैमरे के ऊपर, तो उनका बयान किस तरह से आता है, वो उकसाने वाली बात करते हैं। आज विपक्ष पूरे 4 कैटेगरी का काम करता है, लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इससे आगे अगर कहीं बचता है तो जातीय उन्माद को फैलाना। तो इनके रग रग में और इनके डीएनए में सम्मिलित है। ये बात करते हैं पीडीए की, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में बैठकर आपसी मतभेद ही बना कर रखे हैं। ये बात करते हैं हम सबको साथ लेकर चलेंगे और भाजपा को हराएंगे। ठीक है, जनता ने जो समर्थन दिया, जनता ने जो जनादेश दिया, उसका हम सम्मान करते हैं और हम जहां है वहां बैठेंगे, लेकिन केंद्र की बागडोर किसके हाथ में सौंपी, इस पे बात करिए ना। और जहां राज्य के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है, ये सबसे पहले फ्रंट पे आके खड़े लगते हैं, एमओए समीकरण को साधने लगते हैं। आपको पता है ना कि एक ऐसा समय भी था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई घटना घटती थी, तो पुलिस प्रशासन को स्पष्ट कहा गया था, या तो यादव या तो मुस्लिम, कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थिति थी ना, आज वही उन्नत प्रदेश बनने के मार्ग पे खड़ा है। निश्चय ही जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और हम जीत कर आएंगे और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के नारे के साथ आएंगे। दावा तो बहुत जबरदस्त है रविंद्र जी, राहुल जी का, कि जीत करके आएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो वास्तव में हैं, जैसा कि मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि आपने बहराइच दंगे की बात की, बहराइच दंगे की बात के बाद की स्थितियां क्या हैं। अगर जो बहराइच दंगा राजनीति से प्रेरित होकर कि हाँ उपचुनाव में लाभ प्राप्त होगा,
तो इसलिए कराया गया है, तो मुजफ्फरनगर दंगे की जिम्मेदारी भी उस समय की सरकार पर जाएगी, उस समय की पार्टी पर जाएगी जिसकी सरकार है। तो इस तरह से तो दोषारोपण नहीं किया जा सकता ना रविंद्र जी। हमारे टाइम में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, मेरे ख्याल से भारत के बंटवारे के बाद सबसे बड़ा विस्थापन था वो। हमारी सरकार ने एक्शन लिया, ढंग से काम किया, चार्जशीट दाखिल हुई और भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उनके 2 पदाधिकारी सजा याफ्ता हुए। सजा याफ्ता होने के बाद भी उसको बचा रहे थे। इसका उत्तर दे दिया। एक चीज आपने नहीं कहा, ये जातिवादी का आरोप लगा रहे थे। पूरे विश्व के इतिहास में, डेमोक्रेसी के इतिहास में हेड ऑफ द नेशन पहली बार भारत सरकार का कहता है कि मेरी जाति ये है। एक काउंटी या हमारे हिसाब से राज्य का हेड कहता है कि हमारी जाति फलाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कह रहा हूं। फिर वही मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे अपराधियों का नाम लेता है, सॉरी आरोपियों का नाम लेता है, तो उनकी जाति और धर्म बताता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की ऐसी पार्टी है जिसमें जाति और धार्मिक सबसे ज्यादा प्रकोष्ठ बने हुए हैं। क्या क्या बात करेंगे। अब आते हैं जो ये प्रवक्ता विश्लेषक महोदय कह रहे थे जातिवादी कि सॉरी परिवारवादी। हरियाणा में 53% जो टिकट दिए गए जातिवादी का। जो रिपोर्ट मेरे पास आई है अभी झारखंड से, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया, मधु कोड़ा की पत्नी को टिकट दिया गया, रघुवर दास की बहू को टिकट दिया गया, जमशेदपुर का एक बदमाश सांसद सजा याफ्ता है उसके भाई को टिकट दिया गया, चंपई सोरेन के भाई को टिकट दिया गया। ये असली चरित्र है। इसको छुपाएंगे और दूसरे पे आरोप लगाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पीडीए की बात आपने कही है और सपा पीडीए की बात अगर जो करती है तो उसमें सवाल यहाँ पर ये है कि अपने ही परिवार के तो कैंडिडेट हैं वो करहल से, जहाँ पर जिसके नामांकन में पहुंचे थे अखिलेश यादव। परिवार के लोगों की बात करेंगे तो अभी मैंने गिना दिया। नहीं तो फिर दूसरे से अंतर कहाँ रहा ना, फिर पीडीए की बात कहाँ से आई। पीडीए कोई और भी कैंडिडेट प्रथम दृष्टया तो ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर परिवार की बात करेंगे तो अमित शाह जी का भी परिवार है, राजनाथ जी का भी परिवार है, नारायण राणे का भी परिवार है, सोनेलाल पटेल जी का भी परिवार है, माधवराव सिंधिया जी का भी परिवार है। बहुत लंबा कहानी है कि झूठ बोलते हैं। अब पीडीए की बात आप कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास, ये एक साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ये सामाजिक न्याय से जुड़ी बात है। पीडीए, सामाजिक न्याय, जाति का जनगणना, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। सबका साथ सबका विकास। 10% लोगों के हाथ में लगभग 60%, 58% संपदा, ये सबका साथ सबका विकास है। इस 10% में से 2% लोगों के हाथ में % संपदा, ये सबका साथ सबका विकास है। ये बताते हैं कि मैंने 10 साल में आय को दुगना कर दिया। अब आय को प्रति व्यक्ति आय दुगना करने के बाद कितनी है? 8 से 10 हजार रुपए के बीच में, जिसमें करोड़ों कमाने वालों की भी आय जुड़ी हुई है, लाखों कमाने वाले महीने की आय जुड़ी हुई है। तो ये इसके नाते हमने पीडीए को आगे किया। पीडीए वो समाज है 90% जो ये जो 8% कर रहे हैं वो भी नहीं आता, जो इन्होंने गरीबी का मानक बना के गरीबी खत्म कर दिया कि जो 32 रुपए शहर का व्यक्ति एक दिन में कमाए वो गरीब नहीं, जो गांव का व्यक्ति 27 रुपए कमाए वो गरीब नहीं। तो हम लोग उसी 90% लोगों को फोकस करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी जिसको कमाने का अवसर नहीं देते हैं, या वो अगड़े जिनको बहुत पीड़ित किया जाता है, तो वो 90% जनता जो इनके द्वारा उत्पीड़ित है, ये लोग भी उत्पीड़ित होंगे। ऐसा नहीं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसी अपेक्षा के साथ बैठे हुए हैं कि हम उन 10% लोगों में जाने की चेष्टा करें, और नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ के कम से कम मैं 500 लोगों को जानता हूं संघ में, आरएसएस में, जो प्रयास कर रहे हैं पिछले 30 साल से कि 10% में चले जाएं, बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हालत है। तो पीडीए, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय एक चीज से जुड़ी हुई है। एक बंधु ने मेरे कहा जातिगत जनगणना कराए थे, उसको खुलासा नहीं किए, तो आपकी सरकार आई आपको कर देना चाहिए। आप इतने अयोग्य हैं कि एक सामान्य जनगणना भी नहीं करा पाए।
जो 2021 में होनी थी। तो कुछ कहने से पहले देखना चाहिए। जातिगत जनगणना तो आप खुलासा कर दिए होते कि भाई ये तो गलत करके गए वो लोग। अरे आप ये तो बता दीजिए महाराज कि आपने जनगणना क्यों नहीं कराई, जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं, ऐसा कौन सा भय है आपके अंदर में? तो पीडीए से डरे हुए हैं। ये जो दंगा है बहराइच के महाराजगंज, क्योंकि बहराइच करके गलत कहा जा रहा है, बहराइच के जनता ने बहुत संयम बरता है। वहां से 30 किलोमीटर दूर दंगा हुआ है महाराजगंज कस्बे में। तो जो महाराजगंज में दंगा कराया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यह प्रयोग 27 से पहले अनेक बार किए जाएंगे। जी धन्यवाद। 27 से पहले अनेक बार किए जाएंगे, जो अच्छी बातें नहीं हैं। आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए सभी पार्टियों की? मनीष अग्रवाल जी। देखिए, मैं 2-3 जवाब देता हूँ जो सुरक्षा कह रहे थे समाजवादी पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जाति बताई। उन्होंने कहा उन्हें नहीं बताना चाहिए थी, या उन्होंने बताई, वो जाति के लिए बात करते हैं। अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनके इंडी गठबंधन के नेता, सर्वोच्च नेता प्रतिपक्ष ये भी नहीं बताना चाहते जनता को कि ये क्या है। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कम से कम बताया तो जाति क्या है। कुछ लोग ये भी नहीं बताना चाहते। अब हम जनता इसका क्या मतलब निकाले? फिर पीडीए की और आय की बात आती है कि पीडीए के लोगों की आय बढ़ाना है। पीडीए की आय बढ़ाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, वो चार्टर्ड हवाई जहाज से चलते हैं, 5 स्टार्स में रहते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, और उन्होंने भी सेवा के अलावा नौकरी व्यवसाय नहीं करा है आज तक। लेकिन उनकी आय हर 5 साल में दसियों करोड़ बढ़ जाती है। और हम आप जैसी जनता, उसमें हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हो या ना हो, अपना जीवन चलाने के लिए आय के लिए मुश्किल है। यही तो वो कहना चाह रहे हैं कि हम 90% जनता के लिए मुश्किल है। लेकिन जो 10% लोग इस जनता से वोट लेना चाहते हैं, इस जनता के विकास के लिए, अगर आप उनके इनकम टैक्स रिटर्न देखें, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, कोई लग्जरी में कमी नहीं है, कोई विदेश यात्राओं में कमी नहीं है, कोई चार्टर्ड फ्लाइट्स में कमी नहीं है, संपत्ति हर साल 10-20-50 करोड़ बढ़ रही है। तो क्या ये भी जनता नहीं देखना चाहेगी और समझना चाहेगी कि भाई ये कैसे हो रहा है? क्या ये लोग कोई व्यवसाय करते हैं? क्या ये लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके पास सारी सुख सुविधा अरेंज है, और जिस जनता से ये वोट मांगने जा रहे हैं उस चार्टर्ड फ्लाइट में, उस जनता को ये बताया जा रहा है कि अब अबकी बार हमें वोट दोगे तो अगली बार तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे। साल 12 से 17 सरकार चलाई थी, तो उसका जीवन इतना बेहतर नहीं हुआ कि वो रोजी रोटी कमाने में सक्षम हो। क्या इंडी गठबंधन ने 45 देश में सरकार चलाई है, तब भी आज गरीब को खाना नहीं मिल पाया। तो सत्ता में है सरकार, उसकी आप कमी निकालो कि गलतियां है। लेकिन जब आपने शासन करा तो कितने लोगों का जीवन स्तर, बीजेपी तो ऑन रिकॉर्ड कहती है 25 करोड़ लोगों का जीवन। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन समय भी नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पीडीए पर आई चुनावी लड़ाई, यानी कि चुनाव जो लड़े जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए लड़े जा रहे हैं। लेकिन इस डिबेट का मूल तभी निकला है कि लड़े तो लड़ाई गरीबों के लिए जा रहे हैं, लेकिन और गरीबी के लिए लड़े जा रहे हैं, लेकिन गरीबी दूर नेताओं की हो रही है। गरीब गरीब ही रह रहे हैं। तो कम से कम जो कहे जा रहे हैं बात जनता के बीच पार्टियों द्वारा, वो पूरा किए जाए। पूरा न होने की स्थिति में विश्वास उठ जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।